हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो C+C5 और बौद्ध धर्म में सिल्क रूट और SCO और रूस यूक्रेन और CSTO, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वह है मध्य एशिया में चीन की पहुंच और भारत का रुख। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में चीन ने C+C5 समूह की बैठक आयोजित की, जिसमें चीन और 5 मध्य एशियाई गणराज्यों अर्थात उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाखस्तान और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और किर्गिजिस्तान ने भाग लिया। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से राजनयिक संबंधों की श्रृंखला में इन देशों के साथ चीन का यह नवीनतम आयोजन था। चीन मध्य एशिया संबंध क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले C+C5 क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। जनवरी 2022 में आयोजित पहले C+C5 शिखर सम्मेलन में चीन और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस क्षेत्र के साथ चीन के ऐतिहासिक व्यापार और सांस्कृतिक संबंध प्राचीन सिल्क रूट से जुड़े हैं। चीन के लिए महत्व क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। यह क्षेत्र चीन को सस्ते निर्यात हेतु एक बाजार तथा यूरोप एवं पश्चिम एशिया के बाजारों तक जमीनी पहुंच प्रदान करता है। मध्य एशिया संसाधन संपन्न है, जिसमें गैस, तेल तथा यूरेनियम, तांबा तथा सोने जैसे सामरिक खनिजों के बड़े पैमाने पर भंडार है। चीन ने झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए इन देशों के साथ अपने संबंधों को भी प्राथमिकता दी है, जो मध्य एशिया के साथ अपनी सीमा बनाता है। BRI और निवेश क्या है, आइए समझते हैं। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से मध्य एशिया में भारी निवेश कर रहा है, जिसमें तेल तथा गैस, परिवहन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा परियोजनाएं शामिल है। चीनी निवेश ने इन क्षेत्र में आर्थिक विकास के अवसर प्रदान किए हैं। झिंजियांग में मुसलमानों के साथ उनके व्यवहार और उनकी बढ़ती उपस्थिति एवं भूमि अधिग्रहण संबंधी चिंताओं की वजह से भी चीन के प्रति असंतोष देखा गया है। इसके बावजूद मध्य एशियाई देशों की सरकारें एवं अपने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ चीन के व्यवहार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में शामिल नहीं हुई है। चीन अब इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। इस क्षेत्र के सभी देशों को परिवहन और रसद परियोजनाओं हेतु चीन के बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बातचीत चल रही है। रूस, चीन और पश्चिम के साथ C5 के संतुलित संबंध क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। रूस पर अत्यधिक निर्भरता, आइए जानते हैं। यह क्षेत्र रूस पर बहुत अधिक निर्भर है, जो CSTO सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के माध्यम से मुख्य सुरक्षा प्रदाता भी है। हालांकि CSTO की एकता कमजोर हो रही है और यूक्रेन संघर्ष ने मध्य एशिया के साथ रूस के सुरक्षा संबंधों के परिणामों के विषय में चिंताएं बढ़ा दी है। वर्ष 2022 में किर्गिजिस्तान ने एक CSTO सैन्य अभ्यास रद्द कर दिया, जो पिछले वर्ष उसके क्षेत्र में आयोजित किया जाना था, और 5 मध्य एशियाई देशों में से किसी ने भी खुले तौर पर संघर्ष में रूस का पक्ष नहीं लिया। फिर भी रूस ने इस क्षेत्र के साथ अपना व्यापार बढ़ाया है, क्योंकि वह यूरोपीय आयातों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। चीन का बढ़ता प्रभुत्व क्या है, आइए समझते हैं। चीन मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, जिससे कुछ देश अनुमान लगा रहे हैं कि बीजिंग इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए यूक्रेन पर रूस के बढ़ते प्रभुत्व का लाभ उठा रहा है, जबकि रूस चीनी विस्तार को लेकर चिंतित हो सकता है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं देखा गया। पश्चिम की ओर देखना, आइए समझते हैं। मध्य एशियाई देश यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिकी सहित पश्चिम के साथ व्यापारिक संबंध विकसित करने की मांग कर रहे हैं।
हालांकि इस क्षेत्र के लैंड लॉक्ड भूगोल और सीमित परिवहन बुनियादी ढांचे ने इस प्रयास में बाधा उत्पन्न की है। मध्य एशिया में भारत की हिस्सेदारी क्या है, आइए समझते हैं। सांस्कृतिक और प्राचीन संबंध। सिल्क रूट 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत को मध्य एशिया से जोड़ता था। बौद्ध धर्म के प्रचार से लेकर बॉलीवुड के अस्थायी प्रभाव तक भारत ने इस क्षेत्र के साथ पुराने और गहरे सांस्कृतिक संबंध साझा किए हैं। सुरक्षा क्या है, आइए समझते हैं। भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक के लिए दिसंबर 2022 में कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अधिकारी भारत आए। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर बल दिया गया, जिसमें भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संबंध, अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति को स्थिर करना और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करना जैसी साझा हित शामिल थे। भारत ने तजाकिस्तान में सैन्य ठिकानों का नवीनीकरण करके इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का भी प्रयास किया है। विमानपत्तन मार्ग के परिचालित होने के बाद भारत को अपने दो प्रतिद्वंदियों चीन और पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक लाभ भी प्राप्त होगा। ताजिकिस्तान वाखन कॉरिडोर के करीब स्थित है, जो अफगानिस्तान और चीन के साथ साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़ता है। विस्तारित नेबरहुड नीति क्या है, आइए समझते हैं। वर्ष 2022 में भारत ने अपनी विस्तारित नेबरहुड नीति के प्रति प्रतिबद्धता जताई, जिसमें उसने भू राजनीतिक भागीदारी और राजनयिक लक्ष्यों में विविधता लाने तथा अपने मध्य एशियाई भागीदारों को कई मोर्चों पर शामिल करने का आह्वान है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी और इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी और आर्थिक सहयोग हेतु नेटवर्क स्थापित करना है। यह नीति पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के भारत की प्रतिबद्धता पर केंद्रित है। शंघाई सहयोग संगठन SCO क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। एक पूर्ण सदस्य के रूप में भारत वर्ष 2017 में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ। शंघाई सहयोग संगठन में कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल है। यह समूह भारत को ताजिकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत बनाते हुए अस्ताना, बिश्केक और ताशकंद के साथ सुरक्षा संबंध स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कनेक्टिविटी एक चुनौती क्या है, आइए समझते हैं। चूंकि भारत और C5 के बीच व्यापारिक संबंध है और ये देश मध्य एशिया के लिए एक भूमि मार्ग न होने से परेशान है, क्योंकि तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान एक अनिश्चित क्षेत्र है और पाकिस्तान द्वारा यहाँ से प्रवेश प्रतिबंधित है। ईरान का चाबहार बंदरगाह एक वैकल्पिक मार्ग हो सकता है, परंतु यह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। ऐसा सुझाव है कि भारत को हवाई मार्ग के माध्यम से मध्य एशिया में लोगों और व्यापार के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करनी चाहिए, जैसा कि भारत ने अफगानिस्तान के लिए किया था। आगे की राह क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। भारत को विशेष रूप से भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए मध्य एशियाई राज्यों के साथ दीर्घकालिक और विश्वसनीय साझेदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। द्विपक्षीय संबंधों हेतु सुरक्षा को केंद्र बिंदु में रखना होगा, लेकिन भारत के लिए पारगमन, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच मजबूत संबंध सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारत को उन कमजोरियों का लाभ उठाना चाहिए जो यूक्रेन पर रूस के युद्ध और अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण जैसे संकटों के कारण क्षेत्र में उजागर हुई है। आतंकवाद विरोधी संयुक्त प्रयास नई दिल्ली को एक सतत भागीदार के रूप में स्थापित करने और विरोधियों पर करीब से नजर रखने में मदद कर सकता है। हालांकि भारत को सुरक्षा पहलू के पूरक के लिए अन्य मुद्दों पर भी काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भू राजनीतिक, आर्थिक या घरेलू दबाव के चलते मध्य एशिया के साथ संबंध अति संवेदनशील न हो।
तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट। आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट आप लोग टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं। आप लोग वहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।